हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपू ट्यूटोरिया। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको कई विशेषज्ञों ने यूट्यूब के ऊपर इतना उलझा दिया है कि इस चैप्टर में बच्चे अमूमन कम नंबर लाते हैं, जबकि यह चैप्टर सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला चैप्टर हुआ करता है। तो आपको मैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपकी अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ा दूंगा, और आप पूरा वीडियो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आपको सब कुछ आता है। यदि आप सब कुछ जानना चाहते हैं, इस चैप्टर के बारे में पूरा समझना चाहते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो जानना चाहते हैं, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, बिना स्किप किए मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। डीपू ट्यूटोरिया आपको यहाँ पर इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवाएगा, और ऐसा कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को हम कि शायद आप दोबारा जीवन में इसे भूल ही नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ मैथमेटिक्स रटाने के लिए नहीं आते हैं, हम यहाँ आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर पहले हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो चैप्टर का नेम है उसी को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का नेम समझना चाहिए। आपका भी कोई नेम है, आपका जो नेम है उस नेम के मायने आपको पता होते हैं और उस नेम के अनुरूप ही आप चलते हैं। तो आप इस चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम पेयर समझते हैं कि पेयर क्या होता है। पेयर क्या होते हैं? पेयर का अर्थ होता है कि दो। पेयर का अर्थ होता है दो। कोई भी दो वस्तुएं यदि मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा है तो यह सिंगल 1 है, एक और 1 लिख दिया तो यह हो गया 1 का पेयर। इसे हम कहते हैं 1 का पेयर। इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर कोई गेंद है और गेंद इसके जैसे ही एक और गेंद है, तब हम कहेंगे इसके जैसे ही, तब हम कहेंगे कि ये जो है बॉल का पेयर है। तो पेयर का अर्थ होता है कि कोई दो कम से कम कोई दो, उसे हम बोलते हैं पेयर। इसके आगे बढ़ते हैं। पेयर के बाद नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा लीनियर। लीनियर को हम पहले समझ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा रिकॉल इसको कर लेते हैं। लीनियर का अर्थ होता है कि एक ऐसा यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, दोनों को एक साथ रखते हैं। लीनियर इक्वेशन कई प्रकार की होती है। लीनियर इक्वेशन का अर्थ होता है कि जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो, जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे 2x हम लिखते हैं 2x + 5y, 2x + 5y लिखा, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। चूंकि इस चैप्टर में 2 वेरिएबल है, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर ऑलरेडी आपको y को सम्मिलित कर लिया है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2x + 6, तो यह भी आपकी एक लीनियर 2x + 6 = 0 इस टाइप से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपकी x की पावर 1 है, तो यह भी आपकी एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। लीनियर का अर्थ होता है कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। वेरिएबल एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन पावर उसकी 1 होती है तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन तो यहाँ पर समझ गए आप कि जिसकी पावर 1 हो वह हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। जैसे क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए 2x² + 5x + 6 है। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो यह आपकी एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्वाड्रिक इक्वेशन = 0 लिख दिया। इक्वेशन शब्द का अर्थ है कि जहां इक्वलिटी का निशान जहां पर लग जाए वहां पर इक्वेशन वर्ड लग जाता है, और जहां पर इक्वलिटी नहीं लगती है वहां पर वह रहती है एक्सप्रेशन। तो अगर हम इसे ऐसा पढ़े, आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी दे देते हैं। शब्द निकला है हमारा एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे क्वाड्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? क्वाड्रिक एक्सप्रेशन। और जैसे ही यहाँ पर = का निशान लग जाता है, साइन लग जाता है, यहाँ पर 0, 6, 5 कुछ भी लिख दें तो आपकी यह हो जाती है इक्वेशन। यह इक्वलिटी का निशान ही इक्वेशन शब्द होता है। तो लीनियर समझ गए आप, इक्वेशन समझ गए आप। इन 2 वेरिएबल, और 2 वेरिएबल के अंदर उसमें वेरिएबल की संख्या होना चाहिए 2 वेरिएबल से मतलब या तो x हो सकता है, एक y भी हो सकता है, या y और z हो सकता है, या x और z हो सकता है, a और b हो सकता है, b और c हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन उसमें मैक्सिमम आपको रखना है वेरिएबल कितने? 2 वेरिएबल। तो हर एक चैप्टर के अंदर कुछ बाउंडेशन होती है,
उस चैप्टर के नेम के अनुरूप वह पूरा चैप्टर चलता है। तो यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ, तो इसमें पेयर ऑफ मतलब पेयर ऑफ से कि हमें दो इक्वेशन मिलेगी, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगी और टू वेरिएबल वाली मिलेगी, और कितनी मिलेगी, दो मिलेगी। उन दोनों को मिलाकर हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और उनका पेयर इस चैप्टर का मीनिंग है। तो अब हम चैप्टर के नेम का मीनिंग है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिना स्किप किए आप देखते जाइए। आपको कुछ समय के अंदर, आपका समय बहुत अमूल्य है मैं जानता हूँ, लेकिन आपको कुछ समय तो देना होगा। कुछ समय में आप ऐसा क्लियर कर लेंगे इसके बेसिक को कि शायद फिर दोबारा आपको इसे पढ़ना ही ना पड़े। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आपका इंट्रोडक्शन में कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ सेंटेंस दिए हैं, उन सेंटेंस को हमें क्लियर करते जाना है। उससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर का जो मेन रस है वह क्लियर हो जाएगा कि इसमें मेन निचोड़ क्या निकल कर आएगा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं, हमारा जो पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by इक्वल टू c। इस प्रकार भी आप इसे लिख सकते हैं, ax प्लस by इक्वल टू c। या अगर आप लिखना चाहें तो मैं लिख ही देता हूँ, ax प्लस by माइनस c इक्वल टू 0। यह c उठकर इधर आ गया, इस कारण से यह माइनस हो जाता है और इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। यह आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, जिसके अंदर टू वेरिएबल हो। आपका एक वेरिएबल यहाँ पर x है, एक वेरिएबल आपका y है। और इनसे मैं परिचय करवा दूँ आपका, इसका परिचय है, ये कौन कौन भाई साहब है, ये जो a है, ये जो b है और ये जो c है, ये क्या है यहाँ पर, ये है आपके रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। आपके कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है, ये रियल नंबर्स के। तो ये आपके a, b और c यहाँ पर रियल नंबर है। c को हम जनरली कांस्टेंट भी कहते हैं यहाँ पर, लेकिन यह भी एक रियल नंबर ही होगा। और x और y क्या है, x एंड y यहाँ पर आपके हैं वेरिएबल। वेरिएबल ये क्या है यहाँ पर, वेरिएबल। आपके x और y यहाँ पर है वेरिएबल। वेरिएबल का अर्थ होता है, वेरिएबल का अर्थ क्या होता है, वेरिएबल का अर्थ होता है कि वे जिनकी वैल्यू बार बार आप यहाँ पर इस टाइप की इक्वेशन को बार बार सॉल्व करेंगे, हर बार आपको x की वैल्यू बदल कर आएगी। कभी x की वैल्यू -1 आएगी, कभी 3 आएगी, कभी 5 आएगी, कभी 5/2 आएगी, कभी 6 आएगी, कभी 9 आएगी, कभी -1 आएगी, कभी 0 आएगी। मतलब x की वैल्यू बार बार बदलती रहती है। जिनकी वैल्यू बार बार बदलती रहती है वे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब चलने वाले, चर लोग, चलने वाले, जो उनकी लोकेशन बार बार बदलती रहती है, जो एक जगह फिक्स रहते हैं, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। और वेरिएबल किस लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी अननोन राशि, किसी अननोन राशि जो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, फाइंड शब्द लगा हुआ किसी क्वेश्चन में, उसको फाइंड करने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल हम कुछ भी डाटा फाइंड करने के लिए करते हैं और उसके लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, और उसकी एक वैल्यू जब हमें आती है तो हम उस वैल्यू को कह देते हैं कि जो हमने फाइंड करना चाहा उस वेरिएबल की वैल्यू वो है। तो इस प्रकार से वेरिएबल की स्थिति बार बार बदलती रहती है, इनकी वैल्यू बार बार बदलती रहती है, इसलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं चर, इसे कहते हैं चर। और जो हिलते डुलते नहीं है, जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है, उन्हें हम हिंदी में कहते हैं अचर। चर और अचर, चर मतलब चलने वाला, और उसी को हम इंग्लिश में वेरिएबल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया मैंने कि किस प्रकार आपके स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखा जाता है। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म देख चुके हैं कि किस प्रकार से आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख सकते हैं। आपको दोनों टाइप हमने दिखा दिए कि इस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। नंबर दो बात आपकी आती है यहाँ पर, पेयर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें लिखना है पेयर ऑफ, मतलब इसको पेयर में, इसी को हमें पेयर में लिखना है। अब पेयर में लिखना है तो उन्हें अलग अलग तो दिखाना होगा कि भाई ये एक अलग पेयर है और ये अलग पेयर है। अगर हम ऐसी की ऐसी दो यहाँ पर उतार देते हैं, मैंने यहाँ पर वापस लिख दी ax प्लस
बी वाई इक्वल टू सी और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। क्या ये पेयर हो गई? क्या ये दो अलग अलग पेयर हैं? नहीं, यह एक ही है, यह एक ही है। पेयर कहाँ है? पेयर का मतलब कि एक ही है और एक ही है, दो अलग अलग को पेयर में हम देखेंगे तब हम कहेंगे कि ये पेयर है। अभी यह एक ही है। अगर मुझे इसे पेयर में कन्वर्ट करना है, इसी फॉर्म को पेयर में कन्वर्ट करना है, यहाँ से हम एक वर्ड बढ़ चुका है पेयर। तो पेयर के लिए हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ a1x कर देंगे, यहाँ b1y कर देंगे और यहाँ c1 कर देंगे और यहाँ a2x, b2x, b2y और यहाँ कर देंगे c2। कुल मिला के आपका जो इस प्रकार से लिखा हुआ कुछ ऐसा लिखा जाएगा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब देखिए आप सबके वैल्यू अलग अलग हो चुकी है, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, वो c2। इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्या किया? इसकी पेयर बना ली है। क्या बना ली है? पेयर बन चुकी है। तो पेयर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पर इसके पेयर बना चुके हैं। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं पेयर के फॉर्म। क्या? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यह आपकी पेयर की फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे इसे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी का भी एक स्वरूप फिक्स होता है, स्वरूप फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक एनिमल के बारे में बात करें तो उस एनिमल के शेर अलग होता है और आपका टाइगर अलग होता है। उनको शेर और टाइगर दिखने में एक जैसे होते हैं, पैंथर अलग होता है। तो जब उनको उनके गुणों के आधार पर, उनके कद और काठी के आधार पर उन्हें डिफाइन किया जाएगा कि भाई उसके आगे बड़ा मुंह बड़ा होता है, उसका मुंह छोटा होता है, उसकी हाइट इतनी होती है, उसकी लेंथ इतनी होती है, तब हमें जाके पता चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बताया जाता है कि यह जो है फॉर्म, आपकी इस फॉर्म में अगर कोई आपको इक्वेशन दिखती है तो वह इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी और टू वेरिएबल की कहलाएगी। और इसे अगर दो पेयर दिखते हैं तो हम कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यह हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो अब हम यहाँ इसे क्लियर कर देते हैं, पेयर के फॉर्म लिख चुके हैं। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, ये पैरेलल लाइन वाला। तो पैरेलल लाइन क्या होती है? अब आप लाइन से परिचित होंगे। लाइन क्या होती है? एक सीधी लाइन, एक हमने ये खींची, इसे कहते हैं लाइन, जो कि बाकी तिरछी ना हो, एक स्ट्रेट लाइन, यह होती है लाइन। इसे कहते हैं हम लाइन, या हिंदी में कहते हैं रेखा। पैरेलल लाइन, इस लाइन, अब यहाँ दो की बात चलेगी। यहाँ पर पेयर शब्द स्टार्टिंग में ही लगा हुआ है, तो आप जहाँ भी बात करेंगे वहाँ दो की ही बात करेंगे, एक से काम नहीं चलना है। यहाँ पैरेलल लाइन, लाइन के साथ पैरेलल शब्द लग गया, पैरेलल लग गया, इसका अर्थ है दो लाइनों की बात हो रही है। और दो लाइनें कैसी लाइन है? एक लाइन जब दूसरी लाइन के बराबर से चलना चालू हो, जैसे रेल की पटरियां हैं, मान लीजिए रेल की पटरियां हैं, रेल इसके ऊपर चलती है। रेल जब इसके ऊपर चलती है तो ये दोनों पटरियां कहीं भी, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, आपको कहीं भी दोनों पटरियां आपस में मिली हुई नहीं दिखाई देगी वो जंक्शन के ऊपर। लेकिन उसके साथ में भी एक पैरेलल लाइन अलग चलेगी, क्योंकि रेल की दोनों जो पटरियों पर चलने के लिए जो पैर बने हुए हैं, जो उसके पहिए बने हुए हैं, जो उसके व्हील बने हुए हैं, उनकी डिस्टेंस फिक्स है और वो फिक्स डिस्टेंस के ऊपर ही चलती है, तो ये कहीं भी नहीं मिलती है। इस प्रकार की दो लाइनें जिनकी कहीं भी डिस्टेंस नापी जाए, कहीं भी उनकी डिस्टेंस देखी जाए, वे आपस में बराबर ही मिले, तब इन लाइनों को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल लाइन हमेशा एक दूसरे के इक्वल चलती है और बराबर से चलती है और कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, तब इन लाइनों को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। तो आपको ये बेसिक है, थोड़ा सा हो सकता है कि पता हो, लेकिन फिर भी इसे जानना जरूरी है, क्योंकि जब वर्ड का यूज़ होगा वहाँ पर पैरेलल लाइंस का, फिर आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में चले जाते हैं, हम भूल भी जाते हैं, हमारा स्वभाव है भूलने का, तो फिर से हम उसको रिकॉल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस, यहाँ पर लाइन से यहाँ पे दो लाइनों की बात हो रही है। एक लाइन
है, मान लीजिए आपकी यह लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक और लाइन है। कोइंसिडेंट मतलब इस लाइन के ऊपर एक और लाइन है, कि इस लाइन के ऊपर एक और लाइन का अर्थ है कि इस लाइन से अगर देखें तो वो लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। जिस प्रकार से मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, आपको दिख रहा है, तो पिछला हाथ आपको पीछे वाला नहीं दिखेगा। अगर ये पीछे वाला हाथ नहीं दिखता है तो हम इसे कह सकते हैं कोइंसिडेंट है ये कोइंसिडेंट हैंड है, मतलब एक हैंड ने दूसरे हैंड को छुपा लिया है। यह कहेंगे कि एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड लगा हुआ है और बराबर लगा हुआ है, बिल्कुल एक जैसा लगा हुआ है। तो जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है, ओवरलैप होती है, तब हम उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर है तो वह कहलाएगी कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके ऊपर हर एक बिंदु उसको ऊपर बना हुआ है, मतलब दोनों के बिंदु भी एक ही है, दोनों की वैल्यू भी एक ही है। जहाँ लाइनों को देखेंगे वहाँ से वो दोनों लाइनें एक ही दिखेगी। तो अब हम इसे कह सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। ये सब आप जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग क्या होती है। इंटरसेक्टिंग का अर्थ होता है कि वे लाइनें जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक लाइन इधर से आती है और एक लाइन इधर से आती है, तो ये लाइनें यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो इस प्रकार की दो लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। तो यहाँ पर अभी हमारे वर्ड क्लियर होते हैं। पैरेलल लाइंस सेंटेंस क्लियर हुआ, कोइंसिडेंट लाइन क्लियर हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन क्लियर हुआ। तो हमने वन यहाँ पर एक यह देखी, दूसरी यह देखी और तीसरी यह देखी। तीन प्रकार की लाइनों का यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर यूज़ होना है, आप इसे दिमाग में बिठा लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है वर्ड नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन से क्या अर्थ है, नो सॉल्यूशन से क्या अर्थ है यहाँ पर, तो हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। इन लाइनों का ही वर्ड है, इन लाइनों से ही अर्थ है कि सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा और बता दें कि मैं जो है आपको यहाँ पर NCERT 2023-24 की बुक को बेस बनाकर पढ़ा रहा हूँ और NCERT बुक के अंदर जितना दिया गया है मैं उतना ही आपको कोशिश कर रहा हूँ कि उतना ही नॉलेज दें। उससे रिलेटेड अगर कुछ चैप्टर बाहर चला जा रहा है तो हम उसे उधर खींचकर इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन आपको अनावश्यक बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है इस वर्ष के वही आपको बताया जाए। नेक्स्ट ईयर जब कुछ रिड्यूस होगा, कुछ बढ़ेगा, तब के तब से देखेंगे, लेकिन इस वर्ष आपको जो है NCERT 23-24 की बुक में जो दिया है मैं उसी के अगेंस्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग हो गया हमारा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का अर्थ है कि दो इक्वेशन यहाँ पर दिए, दोनों इक्वेशन को अब आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी आपको मैंने यहाँ पर लिखा है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमें इस चैप्टर में मेनली पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना ये है कि हम इन इक्वेशन का यूज़ करके, एक ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों का यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और y की एक वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करने की हमारे पास 3 से 4 मेथड होगी। एक ग्राफ मेथड होगी, एक विलोपन विधि होगी, एक प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट मेथड होगी और एक अनदर मेथड होगी। इस प्रकार 3 से 4 तरीके से हम इसके वैल्यू x और y के फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपके चैप्टर में दी है ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड दी है जियोमेट्रिकल ग्राफ के माध्यम से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो x और y की वैल्यू ग्राफ के माध्यम से आपको फाइंड करना है, तो उसमें इन लाइंस की भूमिका होगी। कैसे होगी थोड़ा सा ये देख लेते हैं। हम इनको क्लियर करते हैं और थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं कि एक्चुअल में इस लेक्चर के अंदर इनका क्या मीनिंग है। आपको कोई इक्वेशन है, मान लीजिए हम एक इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ax + by = c। ये आपकी कोई इक्वेशन है और वह इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। जब आप लीनियर इक्वेशन से आप ग्राफ के ऊपर कुछ लाइन बनाते हैं, आप इसके पॉइंट ढूंढते हैं x और y की वैल्यू रखते हुए, तो x की आप कोई वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकल कर आएगी, तब आप इस इक्वेशन की हेल्प से एक ग्राफ के ऊपर लाइन खींचेंगे तो वह लाइन इस प्रकार से हो सकती है। यह आपका ग्राफ पेपर आएगा। इस ग्राफ पेपर के ऊपर आप इससे x और y की वैल्यू निकालकर एक लाइन खींचेंगे। तो मान लीजिए एक लाइन इस तरफ ऐसे आती है, इस प्रकार से लाइन आई, या आपने x और y की वैल्यू
इन पॉइंट के आधार पर इस लाइन को बनाया, पहले वैल्यू निकाली, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। इस प्रकार से आएगी और फिर एक और लाइन आएगी इस प्रकार से। मान लीजिए आपकी एक ये इक्वेशन, आपकी एक इक्वेशन की एक लाइन, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन, तो यहाँ पर आपने वैल्यू निकाली, बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। तब आपके यहाँ पर जो इंटरसेक्ट होगी यह पॉइंट आपकी एक्स और वाई की वैल्यू दिखाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू दिखाएगा। तो यह जो बना हुआ है ग्राफ, यह आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब इस टाइप से इन दोनों लाइनों को प्रतिच्छेद किया है। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तब हमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड होती है, मैं आपको लाइन से ही जोड़कर बता रहा हूँ। तब हमें एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड होती है। दूसरी कंडीशन यह निर्मित हो जाती है कि मान लीजिए आपके ग्राफ पेपर के ऊपर आपने लाइन बनाई, तो एक लाइन ऐसी चली गई और एक ऐसी चली गई। ये मान लीजिए लाइन आपकी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 की है, और ये जो लाइन है आपकी a2x प्लस b2y इक्वल टू C2 की है। ये दोनों लाइनें आपकी यहाँ पर ग्राफ पेपर के ऊपर मिली। क्या ये दोनों लाइनें कहीं पर भी इंटरसेक्ट हो रही है? तो दोनों लाइनें कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। यदि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो आपको कोई कटान बिंदु नहीं मिलेगा, और कटान बिंदु यदि नहीं मिलेगा तो आपको x और y की वैल्यू नहीं प्राप्त होगी। और जब आपको x और y की वैल्यू नहीं प्राप्त होगी तो आप कहेंगे, पहले तो ये समझ लीजिए कि इंटरसेक्टिंग जब होगी तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू प्राप्त होगी, तब आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगी, जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है। दूसरी कंडीशन है नो सॉल्यूशन। जब आपका ये आपका और ये आपका इस तीन टाइप से है, तो इंटरसेक्टिंग के लिए ये हो चुका है। जब आपकी लाइनें पैरेलल रहेगी तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये दोनों लाइनें कहीं पर भी नहीं मिल रही है, इसका अर्थ है कि इसके अंदर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन नहीं मिलने से अर्थ है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम इस ग्राफ पेपर में इसे देखेंगे। और तीसरा जो वर्ड है यहाँ पर कोइंसिडेंट का, हम इसे बाद में रख लेते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब है कि आपने ग्राफ पेपर पे एक लाइन ऐसी बनाई, और जब सेकंड लाइन के लिए गए आप, सेकंड लाइन मतलब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, तब आपको इसी लाइन के ऊपर एक लाइन और मिल गई। अभी हमने ये कहा था कि जहां लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेगी वो बिंदु ही आपका एक्स और वाई की वैल्यू बताएगा। अब यहाँ पर तो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही है, क्रॉस करने का विषय नहीं है। अब तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चल रही है, तो आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ एक्स और वाई साथ में ही है। तो आप इसके ऊपर जिस पॉइंट पे देखेंगे उस पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू मिलती चली जाएगी। और इस कारण से हम कह सकते हैं इसके इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, इसके कई सॉल्यूशन है। आप यहाँ भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ भी आप एक्स और वाई को निकाल सकते हैं, यहाँ भी एक्स और वाई को निकाल सकते हैं। आप जिस भी बिंदु के ऊपर, हर जगह आप जहाँ, तो अनंत निकल सकता है, उसके मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इस ग्राफ से हमें पता चलेगा कि इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन है। और इन्फिनिटी सॉल्यूशन कब आते हैं? जब लाइनें कोइंसिडेंट लाइन होती है, तब एग्जैक्टली हमें इन्फिनिटी सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। और जब इंटरसेक्ट करती है तब हमें एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। इसका मीनिंग आपको ध्यान होना चाहिए। यूनिक मतलब केवल और केवल ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन, एक्स और वाई की एक एक वैल्यू निकल कर आएगी। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में तो हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसे पढ़ने जाएंगे वह हमारा होगा इंटरसेक्टिंग। जब इंटरसेक्ट करेगी तभी हमें यहाँ पर वन सॉल्यूशन प्राप्त होगा, और वह भी यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन के रूप में इस चैप्टर का बेसिक समझा कि हम क्या क्या यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो फाइनली आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, और इन सबको ही हम यहाँ पर एप्लीकेशन के रूप में क्वेश्चंस के साथ में मिलकर इन सारे जो मैंने समझाया है सबको वापस रिपीट करेंगे, और हर क्वेश्चन में इनका यूज़ होना है।